हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। चलो, अब देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से। लास्ट क्लास में बेटा हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे प्राइवेट प्लेसमेंट? मैंने बहुत ज्यादा प्राइवेट प्लेसमेंट कल नहीं पढ़ाया। आज हम ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे इसको खत्म कर दें। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा, आप जब शेयर अलॉट करते हैं तो आप पूरी पब्लिक को शेयर अलॉट नहीं करते। प्राइवेट प्लेसमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को ऑफर देते हैं कि आप हमारे शेयर खरीद लो। उनको एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर भेजा जाता है और उन्हें ऑफर दी जाती है कंपनी के शेयर खरीद लो। अब इसमें मैंने कल एक ही पॉइंट पढ़ाया, नंबरिंग के हिसाब से देखोगे तो एक पॉइंट तो मीनिंग पढ़ाया और सेकेंड पॉइंट फिर पढ़ाया लिमिट ऑन नंबर ऑफ पर्सन। लिमिट ऑन नंबर ऑफ पर्सन में मैंने क्या पढ़ाया कि हम एक फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट में 50 पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट दे सकते हैं या सच हायर नंबर एज में भी प्रिस्क्राइब। फिर रूल्स ने बेटा, किसने? रूल्स ने बेटा एक हायर नंबर प्रिस्क्राइब करा। रूल्स ने हायर नंबर प्रिस्क्राइब किया 200, यानी कुल मिला के एक साल में आप 200 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। इसमें QIB और एम्प्लॉय काउंट नहीं होंगे। याद रखना है, अगर एक साल में मैंने 200 से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट किया है तो उसे डीम पब्लिक ऑफर मान लेंगे और उसके ऊपर वही रूल अप्लाई होंगे जो रूल अप्लाई होते हैं पब्लिक ऑफर के ऊपर पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3। फिर मैंने ये भी बताया ये जो 200 की लिमिट है दो कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होती। एक तो ये 200 की लिमिट NBFCs पे अप्लाई नहीं होती, एक तो ये 200 की लिमिट NBFCs पे अप्लाई नहीं होती और दूसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे अप्लाई नहीं होती। एक चीज और बताई थी मैंने, ये जो 200 की लिमिट है ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी के लिए, हर सिक्योरिटी के ऊपर ये लिमिट सेपरेटली अप्लाई करी जाती है। बताइए यहां तक आया? सेकंड पॉइंट बनाएंगे। यस सर। सेकंड तो हो गया, थर्ड पॉइंट बनाएंगे। ऑफर टू आइडेंटिफाइड पर्संस ओनली। 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 अंडरलाइन करेंगे ऑफर टू आइडेंटिफाइड पर्संस ओनली। ये क्या पॉइंट है ऑफर टू आइडेंटिफाइड पर्संस ओनली? मैं बताता हूं बेटा। लॉ ये बोला कि आप जिन लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हो उनका नाम पहले ही सेलेक्ट कर लो। जिन लोगों को आप प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हो उन लोगों का नाम पहले ही सेलेक्ट कर लो और उन लोगों को बोला जाएगा आइडेंटिफाइड पर्संस। आज मैंने बोला कि मैं प्राइवेट प्लेसमेंट तनीषा को करूंगा, यश को करूंगा, नेहल को करूंगा, चारवी को करूंगा और मोहित को करूंगा। मैंने बोला कि मैं इन 5 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट करूंगा, तो 5 लोग क्या हो गए बेटा? आइडेंटिफाइड पर्सन हो गए। कौन कौन हो गए? तनीषा हो गई, यश हो गई, नेहल हो गया, चारवी हो गई और मोहित हो गया। ठीक है, ये लोगों को मैंने क्या बोला? मैं प्राइवेट प्लेसमेंट करूंगा। अब लॉ बोला जिन लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, क्या हुआ ये? किसको मुक्का मारा आपने? या रात को पीते पीते गिर गए? क्या हुआ ये? अच्छा, लिगामेंट्स में प्रॉब्लम है। चलो रात वाली प्रॉब्लम कम करो, लिगामेंट्स की प्रॉब्लम भी ठीक रहेगी, गिरोगे नहीं। चलो तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने कहा कि मैं जो प्राइवेट प्लेसमेंट करूंगा वो मैं इन 5 लोगों को करूंगा, तो 5 लोग हो गए आइडेंटिफाइड पर्सन। अब लॉ बोला पहली चीज, ये जो आइडेंटिफाइड पर्सन है इनको प्राइवेट प्लेसमेंट का लेटर भेजने से पहले इनका नाम राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक कागज का पन्ना लो, कागज के पन्ने पे हेडिंग बनाओ लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन, उस पर तनीषा का, यश का, नेहल का, चारवी का और मोहित का नाम लिख लो। बोलिए आया? पहली चीज तो ये। तो लॉ बोला अगर आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट जिन लोगों को करेंगे उनका नाम पहले से सेलेक्ट कर लो। जिन लोगों का नाम सेलेक्ट होगा उन्हें हम आइडेंटिफाइड पर्सन बोलेंगे। आइडेंटिफाइड पर्सन का नाम राइटिंग में रिकॉर्ड होगा। उनका नाम राइटिंग में जब रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद ही उनको प्राइवेट प्लेसमेंट का लेटर भेजा जाएगा, उससे पहले उनको प्राइवेट प्लेसमेंट का लेटर नहीं भेजा जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलो अब मैंने इन तीनों का नाम रिकॉर्ड कर लिया राइटिंग में, अब भेज दूं प्राइवेट प्लेसमेंट लेटर। तो लॉ बोला बेसिकली होता है क्या है? लॉ बोला एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर होता है। एक्चुअली में ये भेजा जाता है, क्या भेजा जाता है?
प्रैक्टिकली भेजा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। सर एक्चुअली क्या होता है, हम सामने वाले को एक ऑफर लेटर भेजते हैं कि बता तू हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा क्या, तो ये हो गया ऑफर लेटर। इस ऑफर लेटर के साथ बच्चों हम लोग अटैच कर देते हैं, कम माने अटैच होना, साथ में जाना, इसके साथ अटैच कर देते हैं एक एप्लीकेशन भी। भाई सामने वाले को अगर कंपनी के शेयर खरीदने तो एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजेगा ना, तो ये जो लेटर जाता है इसी के साथ क्या अटैच होता है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो लॉ बोला सबसे पहले जिन लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट करना है उनका नाम सेलेक्ट करो, उनका नाम सेलेक्ट करके हम उन्हें क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाइड पर्सन। फिर जो आइडेंटिफाइड पर्सन है उनका नाम राइटिंग में रिकॉर्ड कर लो। राइटिंग में नाम रिकॉर्ड कर लिया, बोले राइटिंग में नाम रिकॉर्ड करने के बाद उनको प्राइवेट प्लेसमेंट कम एप्लीकेशन लेटर भेज दिया जाएगा इन फॉर्म नंबर PAS4 विद इन 30 डेज। 30 डेज कब से काउंट होंगे, जिस दिन उनका नाम आपने रिकॉर्ड किया, जिस दिन आपने उनका नाम रिकॉर्ड किया। भाई मैं इनका नाम राइटिंग में रिकॉर्ड कर लिया हूं, मान लो आज कर लिया, आज मैंने इनका नाम राइटिंग में रिकॉर्ड कर लिया, आज क्या डेट है 16, तो आज मैंने इनका नाम राइटिंग में रिकॉर्ड कर लिया, तो आज से 30 डेज के अंदर अंदर अब मैं इनको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर भेज दूंगा। भेजूंगा कैसे, लॉ बोला दो ऑप्शन है, या तो राइटिंग में भेज दो, राइटिंग मतलब लिखित में, लिखित में तो क्या होगा, लेटर लिखेंगे एनवेलप में डालेंगे उसको भेज देंगे, या बोले इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दो। इलेक्ट्रॉनिक मोड के केस में ईमेल या फैक्स से भेजा जाएगा। तो लॉ क्या बोल रहा है समझो, पहली चीज जिनको प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर देना है, जिनको क्या देना है, प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर देना है, उनका नाम पहले सेलेक्ट करो। जो बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे बोले हम उन्हें क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाइड पर्सन बोलेंगे। फिर बोले जो आइडेंटिफाइड पर्सन है उनका नाम राइटिंग में रिकॉर्ड करो, राइटिंग में रिकॉर्ड करने के बाद उनको एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर फॉर्म PAS4 में भेज दो, और कितने दिन में भेज दो, जिस दिन उनका नाम राइटिंग में रिकॉर्ड किया उससे 30 डेज में भेज दो, या तो इन राइटिंग भेज दो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दो। क्लियर है, क्लियर है। अब लो आगे बोला, मिल गया तुम्हें एप्लीकेशन लेटर, मिल गया। अब ये लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, शेयर खरीदेंगे कैसे, व्हाट विल बी द मैनर ऑफ सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को खरीदने का, सब्सक्राइब करने का तरीका क्या होगा। तो लॉ बोला अब ये कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करना है वो डिपॉजिट कर दे। और क्या तरीका होगा अप्लाई करने का, जो भी आइडेंटिफाइड पर्सन है वो कंपनी को क्या जमा कर दें, एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दें, और साथ के साथ क्या जमा कर दें, साथ के साथ पैसा जमा कर दें। बोलिए आया क्या, यस सर। वो कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दें, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो भी पैसा जमा करना है वो जमा कर दें। बोलिए आया कि नहीं आया, आ गया। अच्छा अब लॉ बोला पैसा इनको अपने ही बैंक अकाउंट से जमा करना है। लॉ क्या बोला, पैसा इनको अपने ही बैंक अकाउंट से जमा करना है। ये नहीं कि तनीषा एप्लीकेशन लगा रही है और बैंक अकाउंट अपने हस्बैंड का है, अपने हस्बैंड के बैंक अकाउंट से जमा कर रही है। ये मान लो एप्लीकेशन लगा रहा है, बैंक अकाउंट पापा का है, पापा के बैंक अकाउंट से पैसा जमा कर रहा है। लॉ बोला नहीं, लॉ बोला जो पैसा जमा होगा एप्लीकेंट अपने ही बैंक अकाउंट से जमा करेगा, और कंपनी को एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपने पास रखनी है। क्यों, कल को पैसा रिफंड करना पड़ा तो उसी अकाउंट में रिफंड होगा। तो कंपनी भाई पहली चीज तो एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट से ही पैसा जमा होगा, और एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट से जो पैसा जमा हो रहा है कंपनी उसका प्रॉपर मेंटेन करेगी रिकॉर्ड। यहां तक क्लियर है। अच्छा लो आगे एक चीज और बोला, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हो तो फिर किसके बैंक अकाउंट से जमा करेंगे। आज ज्वाइंट एप्लीकेशन तनीषा ने और नंदिनी ने, तनीषा ने, दिव्यांशी ने, और उधर ही देख लियो नाम ही नहीं बताई, निशा ने। तो निशा ने, दिव्यांशी ने और तनीषा ने मान लो ज्वाइंट नेम पर एप्लीकेशन लगाई। अब किसके बैंक अकाउंट से पैसा जमा हो, तनीषा के बैंक अकाउंट से हो या दिव्यांशी के हो या निशा के हो। तो लॉ बोला एप्लीकेशन पे जिसका नाम सबसे पहले आ रहा होगा उसके बैंक अकाउंट से पैसा जमा होगा। अगर एप्लीकेशन पे सबसे पहले नाम तनीषा का आ रहा है तो तनीषा के बैंक अकाउंट से लेंगे, अगर दिव्यांशी का आ रहा है तो दिव्यांशी के बैंक अकाउंट से लेंगे। नहीं आपके से नहीं लेंगे, डरा रही है मुझे, इसके से नहीं लेंगे। तो जिसका नाम एप्लीकेशन में पहले आ रहा है उसके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाए। क्लियर है, पहले इतना लिख लो नहीं तो ओवर इंफॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोसेस नहीं कर पाओगे। यहां तक क्लियर है, चलो लिखो। तो बेटा सबसे पहले लिखना, हेडिंग बना ली क्या हमने, फर्स्ट इंप्लाई लगाओ,
private placement offer shall be made to identified persons. Private placement offer shall be made to identified persons whose name and address are recorded by the company, whose name and address are recorded by the company, whose name and address are recorded by the company in the prescribed manner, whose name and address are recorded by the company in the prescribed manner. देखो पहले पहला पॉइंट समझो मैंने क्या लिखा है। मैंने बोला कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर आइडेंटिफाइड पर्संस को भेजी जाएगी जिनका नाम और एड्रेस कंपनी ने राइटिंग में क्या किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। समझ में आया? अब इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट सिखाता हूं, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट। क्या आप अपना प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर रिनाउंस कर सकते हैं? रिनाउंस करने का मतलब होता है किसी और को दे देना। आज मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दी तनीषा को, तनीषा ने अपना ऑफर रिनाउंस करके हर्ष को दे दिया, बोले जा तू खरीद ले, तू तो मेरा भाई है। ऐसा कर सकते हैं क्या? इज इट अलाउड? ऐसा कर सकते हैं। तो बेटा राइट इशू में ये चीज अलाउड होती है, राइट इशू में ये चीज अलाउड होती है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में ये चीज अलाउड नहीं होती। देयर इज नो राइट ऑफ रिनंसिएशन, देयर इज नो राइट ऑफ, एक वर्ड होता है रिनाउंस करना बोल लो या रिनंसिएशन बोल लो, तो याद रखना देयर इज नो राइट ऑफ रिनंसिएशन इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। दैट इज जिस पर्सन को हमने प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दिया वो अपनी ऑफर किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो एक लाइन जोड़ के नेक्स्ट नंबर लगा के पहले यही लिखो, देयर इज नो राइट ऑफ रिनंसिएशन, देयर इज नो राइट ऑफ रिनंसिएशन, there is no right of renunciation in case of private placement offer. There is no right of renunciation in case of private placement offer. Clear है? नेक्स्ट नंबर लगाएंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर come application letter, private placement offer come application letter, come application letter shall be sent in form PAS4, shall be sent in form PAS4 within 30 days of recording of name of such persons, within 30 days of recording the name, within 30 days of recording the name of such persons, within 30 days of recording the name of such persons. Next नंबर लगाना, offer letter shall be sent, offer letter shall be sent either in writing, offer letter shall be sent either in writing or in electronic mode, shall be sent either in writing or in electronic mode. यहां तक आया? अच्छा, अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था, जैसे अब मैंने ऑफर लेटर भेज दिया, अब मान लो आपको शेयर्स खरीदने हैं, इनको खरीदने हैं शेयर, सिक्योरिटीज खरीदनी है, तो फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी को जमा कर दें और साथ में एप्लीकेशन मनी जमा कर दें। एप्लीकेशन मनी अपने ही बैंक अकाउंट से जमा करेंगे, किसी और के बैंक अकाउंट से जमा नहीं कर सकते, और जॉइंट होल्डर्स हैं तो जिसका भी एप्लीकेशन पे पहले नंबर पे नाम आएगा उसके बैंक अकाउंट से पैसा जमा होगा। बताया था क्या? तो नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। एवरी आइडेंटिफाइड पर्सन willing to subscribe to securities, every identified person willing to subscribe to securities, willing to subscribe to securities shall apply in the application,
shall apply in the application, एप्लीकेशन में अप्लाई कर देगा, shall apply in the application along with application money, along with application money, along with application money, साथ में application money भी देगा, along with application money paid either by check, paid either by check or demand draft, paid either by check or demand draft or other banking channel, or other banking channel but not in cash, or other banking channel but not in cash. क्लियर है? अब अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आप कंपनी को अप्लाई कर दो एप्लीकेशन लगा के, साथ में एप्लीकेशन मनी जमा कर दो। एप्लीकेशन मनी चेक से जमा कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट से जमा कर सकते हो, बट इट शैल नॉट बी डिपॉजिटेड इन कैश। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे, अपने अकाउंट से जमा करना है, ये लिखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट लिखेंगे पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी shall be made only from the bank account, shall be made only from the bank account, shall be made only from the bank account of that person जो शेयर्स खरीद रहा है, of that person who is subscribing to such securities, of that person who is subscribing to such securities. नेक्स्ट सिंबल लगा के लिखेंगे कि कंपनी को बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल रखनी है, जिन अकाउंट से पैसा आया। नेक्स्ट सिंबल लगाएंगे द कंपनी शैल कीप द रिकॉर्ड ऑफ द बैंक अकाउंट्स, द कंपनी शैल कीप द रिकॉर्ड ऑफ द बैंक अकाउंट्स from where such application money, from where such application money has been paid to the company, from where such application money has been paid to the company, from where such application money has been paid to the company. नेक्स्ट हम लगाएंगे इन केस ऑफ joint holders, in case of joint holders, comma, money shall be paid, money shall be paid, money shall be paid from the bank account, money shall be paid from the bank account of that joint holder, money shall be paid from the bank account of that joint holder whose name appears first, whose name appears first in the application, whose name appears first in the application. यहां तक क्लियर है? बताइए। Yes, sir. पक्का? अब आगे सुनिएगा। अब लो आगे बोला, पहली चीज, कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट करते वक्त जितना भी एप्लीकेशन मनी मिलेगा, कंपनी उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगी विद शेड्यूल्ड बैंक। फिर बोल रहा हूं, कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट करते वक्त जितना भी पैसा मिलेगा, कंपनी उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगी। और सेपरेट बैंक अकाउंट किसके पास खोला जाएगा? सेपरेट बैंक अकाउंट विद शेड्यूल्ड बैंक खोला जाएगा। यहां तक क्लियर है? लो आगे बोला, कंपनी एप्लीकेशन मनी को तब तक यूटिलाइज नहीं करेगी जब तक आप पब्लिक को शेयर अलॉट नहीं कर दे रहे एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को नहीं फाइल कर दे रहे। मतलब पहले पब्लिक तो क्या, एप्लीकेंट्स को, पहले एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट होंगे, फिर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल होगी आरओसी को, और उसके बाद ही आप एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे? यूटिलाइज। तो लॉ बोला कंपनी कैन नॉट यूटिलाइज एप्लीकेशन मनी until shares have been allotted and return of allotment have been filed to registrar. ठीक है, लेकिन लॉ बोला
जो भी आपने एप्लीकेशन मनी लिया है वो दो पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो अगर कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है तो वो टुवर्ड्स एप्लीकेशन एंड फर्स्ट कॉल आप एडजस्ट कर सकते हैं, और दूसरा एप्लीकेशन मनी जो मिला है वो रिफंड पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है? आगे समझना। लॉ बोला कंपनी को जिस दिन एप्लीकेशन मनी मिला है, अब ये पॉइंट समझना, लॉ बोला कंपनी को जिस दिन एप्लीकेशन मनी मिला है, लेटर से बच्चों कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिला 3 जुलाई को, तो बोले कंपनी को जिस दिन एप्लीकेशन मनी मिला उसके 60 डेज के अंदर अंदर, उसके 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी शेयर अलॉट कर देगी टू द एप्लीकेंट। मतलब अगर कंपनी को 3 जुलाई को एप्लीकेशन मनी आ गया तो आपको शेयर कितने दिन में अलॉट करना है? 3 जुलाई से 60 डेज में। तो 3 जुलाई में अगर मैं 60 डेज जोड़ता हूं तो 3 जुलाई में 60 डेज जोड़ोगे तो 28 डेज तो जुलाई के आ जाएंगे, 31 डेज अगस्त के आ जाएंगे, और एक दिन सितंबर का आ जाएगा। तो 1 सितंबर को, 1 सितंबर को 60 डेज पूरे हो जाएंगे। तो कंपनी को शेयर कितने दिन में अलॉट करना है? 3 जुलाई से लेकर 1 सितंबर के बीच में। मतलब जिस दिन एप्लीकेशन मनी मिला उससे 60 डेज के अंदर अंदर जो भी एप्लीकेंट है उसको आपको शेयर अलॉट करने हैं। लॉ ने बोला अगर कंपनी 60 डेज में शेयर अलॉट नहीं कर पाती है तो इश्यू कैंसिल हो जाएगा, और जिस दिन 60 डेज पूरे हुए थे उससे 15 दिन के अंदर अंदर, अब आप 1 सितंबर में 15 दिन जोड़ोगे तो 16 सितंबर आएगा। लॉ बोला अगर कंपनी फेल हो जाती है शेयर अलॉट करने में 60 डेज में तो इश्यू कैंसिल हो जाएगा, और जिस दिन 60 डेज पूरे हुए उसके अगले 15 दिनों में कंपनी को जितना एप्लीकेशन मनी मिला था कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। और लॉ बोला अगर कंपनी 15 दिन में रिफंड नहीं कर पाती है, लॉ बोला अगर कंपनी 15 दिन में रिफंड नहीं कर पाती है तो कंपनी को स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 60 डेज का पूरे हुए 1 सितंबर, तो एक्सपायरी ऑफ 60 डेज होगी 2 सितंबर को। तो कंपनी को स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 60 डेज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिले पीरियड के लिए एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। देखो समझो 1 सितंबर को 60 डेज पूरे हुए तो रिफंड करना था 16 सितंबर तक, 16 सितंबर तक रिफंड नहीं किया तो कायदे से इंटरेस्ट 17 सितंबर से लगना चाहिए था, लेकिन लॉ बोला हम इंटरेस्ट 17 सितंबर से ना लगा के 2 सितंबर से लगाएंगे। समझे क्या बोल रहा हूं? अच्छा पॉइंट है, ये सीखने वाला पॉइंट है। पहली चीज कंपनी को जब एप्लीकेशन मिला उसके 60 डेज में शेयर अलॉट कर दे। दूसरी चीज 60 डेज में शेयर अलॉट नहीं किया तो इश्यू कैंसिल हो जाएगा, अगले 15 दिनों में एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दो। रिफंड कर दिया तो बात खत्म। अगर 15 दिन में रिफंड नहीं करा तो 15 दिन के बाद जो डिले पीरियड होगा उसमें 12% पर एनम का ब्याज लगेगा, लेकिन यह ब्याज 17 सितंबर से लगना चालू नहीं होगा, यह ब्याज एक्सपायरी ऑफ 60 डेज यानी 2 सितंबर से ही लगना स्टार्ट हो जाएगा। बोलिए आया? Yes, sir. ये तो शुरुआत से क्या क्या बातें सीखी। सबसे पहला जो एप्लीकेशन मनी मिला वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेंगे। दूसरा कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी मिला है कंपनी उस एप्लीकेशन मनी को यूटिलाइज नहीं करेगी जब तक शेयर अलॉट नहीं हो जा रहे और आरओसी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं हो जा रही। अच्छा, शेयर अलॉट हो गए, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल हो गई, उसके बाद आप पैसा यूज कर सकते हो, पर उससे पहले नहीं। लेकिन उससे पहले भी 2 पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। या तो आपको अगर उसको एडजस्ट करना है टुवर्ड्स अलॉटमेंट तो वो आप कर लो, या फिर वो आपको रिफंड करने के लिए यूज करना है तो आप कर लो। फिर लो आगे क्या बोला? लो आगे बोला कि जो एप्लीकेशन मनी है उसके मिलने के 60 डेज के अंदर अंदर शेयर अलॉट हो जाने चाहिए। 60 डेज में शेयर अलॉट नहीं हुए तो इश्यू कैंसिल हो जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। 15 दिन में अगर आपने पैसा रिफंड नहीं किया फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 68 डे आपको 12% पर एनम का ब्याज पे करना पड़ेगा। बोलिए आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ, नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट में कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट यूनिक टू पब्लिक इशू। एनीथिंग एल्स? आप क्यों बातें कर रहे हैं मनस्वी? क्या हो गया?
आप आ जाओ, यहां पढ़ा लो, मैं उधर बैठ जाता हूं, या आप क्वेरीज आंसर कर दो। यहां तक क्लियर है? आप चार भी खुश मत होइए, आप भी साथ में बात कर रहे थे। यहां तक क्लियर है बच्चों? पक्का समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट या क्वेरी और कोई ऑनलाइन ऑफलाइन किसी Yes, को sir. कुछ बताना है? नो सर। पक्का? चलो, सर, अभी वाले टॉपिक की हेडिंग क्या थी? बनवाई नहीं बेटा अभी तक तो, या जो अभी से पहले लिखाया हाँ हाँ देना। हेडिंग बनवाई थी बेटा मैंने, ऑफर टू आइडेंटिफाइड पर्संस ओनली। बेसिकली थर्ड पॉइंट था, उसकी मैंने हेडिंग बनवाई थी ऑफर टू आइडेंटिफाइड पर्संस ओनली। ठीक है, ओके सर। लो फोर्थ पॉइंट बनाएंगे, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ एप्लीकेशन मनी। रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ एप्लीकेशन मनी। रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ एप्लीकेशन मनी, इसमें एक्सप्लेन करना बेटा, फर्स्ट इंप्लाइड लगाना, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी, कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी, cannot be utilized by the company, नेगेटिव लैंग्वेज लिखा रहा हूं, cannot be utilized by the company unless allotment is made, unless allotment is made, unless allotment is made, unless allotment is made and return of allotment is filed with the registrar, unless allotment is made and return of allotment is filed with the रजिस्ट्रार। नेक्स्ट लाइन लगाना, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन shall be kept by the company, amount received on application shall be kept by the company, shall be kept by the company in a separate bank account, shall be kept by the company in a separate bank account with a scheduled bank, shall be kept by the company in a separate bank account with a scheduled bank, with a scheduled bank, and it shall not be utilized for any purpose, and it shall not be utilized for any purpose, and it shall not be utilized for any purpose other than, दो चीजों के लिए अलाउड है, and it shall not be utilized for any purpose other than, डैश लगा के लिखना ए पॉइंट, for adjustment against, for adjustment against allotment of securities, 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 और बी पॉइंट लिखना, for refund of money, for refund of money, for refund of money where company is unable to allot securities, for refund of money where company is unable to allot securities, for refund of money where company is unable to allot securities। नेक्स्ट इम्प्लाई लगाएंगे बेटा, कितने पॉइंट लिखा लिया आपने? एक काम करो, इसका पॉइंट अलग बना लो, फिफ्थ पॉइंट की हेडिंग बनाओ, फिफ्थ पॉइंट, एक फिफ्थ पॉइंट बना लेते हैं, इंप्लाइड मत लगाओ, फिफ्थ पॉइंट की हेडिंग बनाओ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, फिफ्थ पॉइंट की हेडिंग बनाओ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज को अंडरलाइन करेंगे, फर्स्ट इंप्लाइड लगा के लिखेंगे, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज को अंडरलाइन करेंगे, फर्स्ट इंप्लाइड लगा के लिखेंगे, द कंपनी शेल allot securities to the applicants, the company shall
allot securities to the applicants, the company shall allot securities to the applicants within 30 days, within 60 days, within 60 days from the date of receipt of application money. Within 60 days from the date of receipt of application money. Within 60 days from the date of receipt of application money. Full stop लगा के next imply लगाएंगे. If company is unable to allot securities within that period, if company is unable to allot securities within that period, if company is unable to allot securities within that period, comma, it shall refund the application money, it shall refund the application money to the subscribers, it shall refund the application money to the subscribers, within 15 days, within 15 days after the expiry of 60 days, within 15 days after the expiry of 60 days, within 15 days after the expiry of 60 days. Next slide लगाएंगे. If the company is unable to refund application money, if the company is unable to refund application money within 15 days, if the company is unable to refund application money within 15 days, comma, it shall be liable to repay that money, it shall be liable to repay that money, it shall be liable to repay that money along with interest at the rate of 12% per annum, along with interest at the rate of 12% per annum from the expiry of 60th day, from the expiry of 60th day. That's it. लिखा क्या बेटा? लास्ट पॉइंट रिपीट करना. कहां से करूं बेटा बताओ? किस वाली लाइन से करूं? बोलो कौन से लाइन से? आपने कहां तक लिखा बताओ? इट शैल बी लायबल. It shall be liable to repay that money. It shall liable to repay that money along with interest. It shall be liable to repay that money along with interest at the rate of 12% per annum. At the rate of 12% per annum from the expiry of 60th day. From the expiry of 60th day. क्लियर हुआ क्या यहां तक? यस सर. बोलो कितने पॉइंट हो गए? 5. यस सर. 6 पॉइंट बनाएंगे. अभी बहुत सारा बचा है, किसी भी खास केस में उम्मीद मत करना खत्म होने वाला है. 6 पॉइंट की हेडिंग बनाना. रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. ब्रैकेट में एसआर लिख लेना, और जिसने पहले ही एसआर लिखा है उसका मैं पेज फाड़ दूंगा, फुल फॉर्म लिख लेना. हेडिंग वगैरह में शॉर्ट फॉर्म मत लिखा करो. हाँ जी, कोई कुछ पूछा था क्या? नहीं. चलो अब बेटा लॉ ये बोला अगर कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट लाना है तो ऐसे नहीं ला सकती. पहले जनरल मीटिंग करा के जो कंपनी के पहले से शेयर होल्डर्स होंगे उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी को अप्रूवल दे देते हैं कि ठीक है आप प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ जाओ, तो ही कंपनी बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है, वरना नहीं ला सकती. तो मैं एक पॉइंट तो लिखाऊंगा, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं लाएगी. वही उल्टी लैंग्वेज, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं लाएगी अनलेस वो ऑथोराइज्ड है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग. ये तो इजी पॉइंट है. इतना इजी पॉइंट होता तो हम इसके लिए हेडिंग नहीं बनाते, फिर तो मैं कहीं भी लिखवा देता. अब इसमें मेन समझने वाली चीज क्या है? सर लॉ बोला अगर कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू कर रही है. क्या इशू कर रही है?
मान लो प्राइवेट प्लेसमेंट नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का हो रहा है। किसका? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। आप सब समझते हैं डिवेंचर्स दो तरीके के होते हैं, एक कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं और एक नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना अलाउड होता है, नॉन कन्वर्टेबल वो होते हैं जो नहीं होते। तो लॉ बोला अगर कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इश्यू कर रही है प्राइवेट प्लेसमेंट में एंड जितने डिवेंचर्स के अमाउंट इश्यू हो रहा है, जो भी अमाउंट का डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं 10 लाख 20 लाख 20 करोड़ 50 करोड़, वो एक्सीड नहीं होने चाहिए, लेस देन या इक्वल टू हो, एक्सीड नहीं होने चाहिए उस लिमिट को एक्सीड नहीं होने चाहिए जो सेक्शन 180 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज सी में गिवन। लॉ बोला अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इश्यू कर रहे हो और जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इश्यू कर रहे हो दे आर नॉट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 181C। अब आप मेरे से पूछोगे सर 181C में लिमिट क्या है? नॉट इन योर सिलेबस, सीए फाइनल का टॉपिक है। फिर आप बोलोगे नहीं सर हमें तो बता दो, तो मैं बता देता हूं। 181C में लिखा हुआ है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। मान लो एक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख है, फ्री रिजर्व 5 लाख है। पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व अगर आपको नहीं पता है क्या होते हैं तो एक ऊंची सी पहाड़ी ढूंढ के कूद जाना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? मैं नहीं बता सकता इस लेवल पे आके कि व्हाट इज पेड अप शेयर कैपिटल एंड व्हाट इज फ्री रिजर्व। तो बेसिकली लिमिट है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो अगर मान लो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख है और फ्री रिजर्व 5 लाख है तो टोटल हो गया 15 लाख। तो लिमिट अंडर सेक्शन 181C हो गई 15 लाख। तो अब लॉ बोला अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इश्यू कर रहे हो और उनका अमाउंट डज नॉट एक्सीड 15 लाख, इस एग्जांपल में 15 लाख, अलग अलग कंपनीज में लिमिट अलग अलग आएगी, तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना। प्राइवेट प्लेसमेंट लाने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना, बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट। बोर्ड रेजोल्यूशन ही काफी है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना और प्राइवेट प्लेसमेंट कर देना। बोलिए आया? और लॉ बोला अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इश्यू कर रहे हो और ये वाली लिमिट एक्सीड हो गई, ये वाली लिमिट एक्सीड तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, पास, बट ओनली वंस इन अ ईयर। व्हाट डू मीन बाय ओनली वंस इन अ ईयर? मान लो साल में 4 बार प्राइवेट प्लेसमेंट लाया नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का, मान लो साल में 4 बार प्राइवेट प्लेसमेंट लाया नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का, तो अगर पहली बार में एसआर पास हो गया था तो दूसरी तीसरी और चौथी बार में एसआर पास करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ये सब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के लिए पढ़ रहे हैं भैया। इसके अलावा कुछ भी इशू करोगे एसआर पास होगा ही होगा और हर बार होगा। साल में 25 बार इशू करोगे तो 25 बार एसआर पास होगा। सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में बोल रहा है अगर लिमिट एक्सीड नहीं हुई तो एसआर पास ही नहीं करना, बोले बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। और लिमिट एक्सीड हो गई तो एसआर पास होगा बट ओनली वंस फॉर द होल ईयर। बोलिए आया क्या? ये अपना टॉपिक था रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग एसआर। कोई डाउट हो तो पूछो। पक्का? नो सर। ठीक है। फर्स्ट हेडिंग बनवा ली क्या? लगाएंगे फर्स्ट एम्प्लॉयड। नो कंपनी shall issue securities, no company shall issue securities under private placement, no company shall issue securities under private placement unless the proposal has been previously approved by the shareholders of the company. Proposal has been previously approved by the shareholders of the company. Proposal has been previously approved by the shareholders of the company by passing a special resolution. By passing a special resolution. By passing a special resolution. ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपके बाद। नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे। फर्दर requirement of passing SR shall not apply. Further requirement of passing SR shall not apply. Further requirement of passing SR shall not apply where private
private placement offer relates to non-convertible debentures, where private placement offer relates to non-convertible debentures and limit under section 180 subsection 1 clause C and limit under section 180 subsection 1 clause C, limit under section 180 subsection 1 clause C is not exceeded. फुल स्टॉप लगा के इसी में लिखना, इन सच केस board resolution is sufficient. In such case, board resolution is sufficient. Board resolution भी पास हो गया तो हमारा काम हो जाएगा. In such case, board resolution is sufficient. Next हम लगाएंगे, in case of issue of non-convertible debentures, in case of issue of non-convertible debentures, in case of issue of non-convertible debentures, if limit under section 181C, if limit under section 181C, limit under section 181C is exceeded, then it shall be sufficient for the company. Yes, then it shall be sufficient if the company, then it shall be sufficient if the company passes a previous resolution, company passes a previous special resolution, only once in a year, only once in a year for all the offers to be made, during the year, कहां से रिपीट करूं? लास्ट वाला वन पूरा रिपीट करना है क्या? इन केस ऑफ इश्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल वेंचर्स, कॉमा, इफ लिमिट अंडर सेक्शन 181C is exceeded, comma, then it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution, only once in a year, for all the offers to be made during the year. क्लियर है? बताओ भाई, यहां तक समझ में आया नहीं आया? अब लग रहा है कि सेक्शन खत्म होने वाला है, सोचना भी मत, आगे चलिए. अब सर दो छोटे छोटे पॉइंट बताता हूं और फटाफट से लिखाता हूं. सर एक पॉइंट तो यह है कि अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हो तो क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक के नहीं है, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए. फिर बोल रहा हूं, क्योंकि आप प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हो और प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक के लिए नहीं है, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए, तो लॉ बोला कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का कभी भी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट या कभी भी किसी भी तरीके का पब्लिक नोटिस या सर्कुलर इश्यू नहीं करेगी. फिर बोल रहा हूं, लॉ बोला क्योंकि आप प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हो और प्राइवेट प्लेसमेंट सिर्फ एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए होता है, तो कोई भी कंपनी जो प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रही है वो प्राइवेट प्लेसमेंट का किसी भी तरीके का पब्लिक एडवर्टाइजमेंट या नोटिस या सर्कुलर इश्यू नहीं करेगी. एक पॉइंट तो ये. दूसरा लॉ ये बोला, अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ला रही है, क्या ला रही है? प्राइवेट प्लेसमेंट ला रही है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट लाते वक्त ध्यान रखना है कि अगर प्रीवियस ऑफर में अलॉटमेंट पेंडिंग है तो आप अगला प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर नहीं ला सकते. मतलब जैसे मैं मान लो 2 जुलाई को एक प्राइवेट प्लेसमेंट के ऑफर लाया हूं
और उस प्राइवेट प्लेसमेंट की ऑफर में अभी भी पेंडेंसीज चल रही हैं और वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में अभी तक शेयर अलॉट नहीं हुए, तो 2 जुलाई को एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाया हूं, वो अभी भी पेंडिंग है, उसमें अभी तक शेयर अलॉट नहीं हुए। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं 15 अगस्त को एक और प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर ले आऊं। तो लॉ बोला 15 अगस्त को आप एक और प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर नहीं लेकर आ सकते जब तक या तो प्रीवियस ऑफर में शेयर अलॉटमेंट पेंडिंग है, या जब तक प्रीवियस अलॉटमेंट को आप अबेंडन या सरेंडर नहीं कर सकते। या तो आप एक काम करो, 2 जुलाई को जो इश्यू लाए थे उसको छोड़ दो, अबेंडन कर दो, सरेंडर कर दो, फिर आप 15 अगस्त को नया इश्यू ले आओ। या आप 2 जुलाई वाला जो इश्यू लाए थे उसमें पहले शेयर अलॉट कर दो, भाई उसका खात्मा तो करो, या तो उसको शेयर अलॉट करके खत्म करो, या उसी को छोड़ दो, सरेंडर कर दो, कैंसिल कर दो, अबेंडन कर दो, कुछ तो करो। ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि पुराना वाला पेंडिंग चल रहा है और साथ में नया इश्यू भी ले आए। तो लॉ बोला जब तक पुराने इश्यू में पेंडेंसी है नया इश्यू नहीं आएगा। या तो पहले पुराने इश्यू को कंप्लीट करो, या पुराने इश्यू को सरेंडर करो, या पुराने इश्यू को अबेंडन करो, फिर नया इश्यू लाओ। पर जब तक पुराने वाले इश्यू में पेंडेंसी चल रही है नया वाला इश्यू लेकर नहीं आ सकते। बोलिए आया? यस सर। एक पॉइंट और सुन लो, 3 बता देते हैं, तीनों की हेडिंग अलग बनवाऊंगा, बिल्कुल अलग अलग पॉइंट। एक तो ये हो गया कि प्राइवेट प्लेसमेंट का एडवर्टाइजमेंट नहीं देना, एक ये हो गया कि अगला प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर तब तक नहीं आएगा जब तक पुराना इश्यू पेंडिंग है। और एक पॉइंट ये है, कंपनी जितने लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है उनका नाम, उनका एड्रेस, प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड कुल मिला के कंपनी को कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। कंप्लीट इश्यू जब ओपन होगा, किन किन को शेयर ऑफर करे, एप्लीकेशन कब कब आई, कितना पैसा आया, कब अलॉट हुआ, मतलब A to Z प्राइवेट प्लेसमेंट में जितने काम हुए उसका कंपनी को कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना है इन फॉर्म PAS 5। इन फॉर्म PAS 5 कितने पॉइंट हो गए? 3 बता दिए। एक तो मेंटेन करना रिकॉर्ड, एक नया ऑफर तब तक नहीं आएगा जब तक पुराना वाला पेंडिंग है, और एक आपको प्राइवेट इश्यू का एडवर्टाइजमेंट देना है। एक और सुन लो, 4 सुन लो, 4 लिख लेंगे, एक साथ 4 पॉइंट लिख लेंगे। फिर अब लो एक और चीज बोला, एक बार प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर अलॉट हो जाए तो जिस दिन प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर अलॉट हो जाएंगे उसके 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्म PAS 3 में, फॉर्म PAS 3 में कंपनी एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बना के ROC को फाइल कर देगी। और इस रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में पूरी डिटेल्स होती है। देखो, जिसको शेयर अलॉट होते हैं उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड होते हैं, शेयर किस इश्यू प्राइस पे अलॉट हुए वो होता है, शेयर पे कितना अमाउंट पेड अप है, कितना अमाउंट अनपेड है, ये सारी डिटेल उसमें रहती है। तो एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बनके भी ROC को फाइल हो जाता है। कितने दिन में फाइल होगा? शेयर अलॉटमेंट के 30 डेज में। और कौन से फॉर्म में फाइल होगा? PAS 3। बोलिए आया? 3 में रिकॉर्ड मेंटेन होगा, PAS 5 में रिटर्न फाइल होगी PAS 3 में। तभी टोटल कितने पॉइंट बता दिए? 4। एक और बता दूं क्या? नहीं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 4 लिखते हैं फिर बताएंगे। अच्छा पहले एक सुनो, प्राइवेट प्लेसमेंट का अगला प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर तब तक नहीं आएगा जब तक पुराना वाला पेंडिंग है। या तो पुराने वाले में शेयर अलॉट कर दो या उसे छोड़ दो, या उसे छोड़ दो। दूसरा, प्राइवेट प्लेसमेंट का पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं देना। तीसरा, प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं फॉर्म PAS 5 में। और चौथा, प्राइवेट प्लेसमेंट का शेयर अलॉट होने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्म PAS 3 में ROC को एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करनी है। उसमें पूरी डिटेल आती है, शेयर होल्डर का नाम, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर होता है। पता हो तो बढ़िया है, नहीं पता है तो इनकम टैक्स में आ जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा पैन नंबर क्या होता है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, किस प्राइस पे इशू हुए, पेड अप वैल्यू क्या है, डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है, इस तरह की सारी रामायण उसमें लिख के एक रिटर्न बना के ROC को फाइल हो जाती है, एकदम चकाचक। बोलिए आया? यस सर। लिखें? बोलो। उसके बाद भी 10-12 पॉइंट और है इस टॉपिक में। हाँ, तो आपको मजाक लग रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ाना? लिखो 7 पॉइंट, नो न्यू फ्रेश ऑफर। 7 पॉइंट का हेडिंग बनाओ, नो न्यू फ्रेश ऑफर। नो न्यू फ्रेश ऑफर अंडरलाइन करना, इसमें एक्सप्लेन करना। नो फ्रेश ऑफर
for private placement shall be made. No fresh offer for private placement shall be made. No fresh offer for private placement shall be made unless the allotment with respect to previous offer has been completed, unless the allotment with respect to previous offer has been completed, or that offer has been withdrawn, or abandoned, abandoned by the company. यहां तक लिख लिया. नेक्स्ट कौन से नंबर का पॉइंट हो गया? एट्थ पॉइंट बनाएंगे नो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट. एट्थ पॉइंट बनाएंगे नो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट. इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे नो कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. नो कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज. नो कंपनी issuing securities by private placement. No company issuing securities by private placement shall release any public advertisement about the same. Shall release any public advertisement about the same. कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट हो गए. 9 पॉइंट लिखेंगे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. 9 पॉइंट लिखेंगे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. अंडरलाइन करेंगे, इसमें लिखेंगे अ कंपनी comma after completing allotment of securities. A company after completing allotment of securities comma shall file with ROC a return of allotment in form PAS3 within, सिर्फ 15 डेज होगा, मैंने 30 बोल दिया था. within 15 days from the date of allotment. Within 15 days from the date of allotment. एक लाइन छोड़ के लिखना the return of allotment shall contain the following details. The return of allotment shall contain the following details. डैश लगा के ए पॉइंट नेम कॉमा एड्रेस कॉमा PAN and email ID of security holder, B point
number of securities allotted, number of securities allotted, number of securities allotted, comma, nominal value, nominal value, nominal value, हाँ कंटिन्यूएशन में nominal value and paid up value of securities, paid up value of securities and paid up value of securities. C point, date of allotment of securities, date of allotment of securities, date of allotment of securities. D point, class of security, class of security. और लास्ट ई पॉइंट, कंसिडरेशन रिसीव्ड, कंपनी को कंसिडरेशन के तौर पे क्या मिला, कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. कितने पॉइंट हो गए? देखो 10th पॉइंट, मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स. अंडरलाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. द कंपनी शैल मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड, द कंपनी शैल मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड of private placement offers, company shall maintain complete record of private placement offers, company shall maintain complete record of private placement offers, company shall maintain complete record of private placement offers in form PAS5, in form PAS5, in form PAS5. क्लियर है बेटा? अब बच्चों इधर देखना, नेक्स्ट आता है 11th पॉइंट. अब पनिशमेंट के 2 सेक्शन आएंगे, उसमें पहला पॉइंट पढ़ा रहा हूं, डिफॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न of allotment, default in filing return of allotment, default in filing return of allotment. बेटा अभी अभी मैंने पढ़ाया कि अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट लाते हो तो आपको जैसे ही प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर शेयर अलॉट हो जाते हैं तो प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर अलॉट होने के 15 दिन के अंदर अंदर फॉर्म PAS3 में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बना के आरओसी को फाइल करनी होती है. मान लीजिए कंपनी से डिफॉल्ट हो गया, मान लीजिए कंपनी से कॉन्ट्रावेंशन हो गया, मान लीजिए कंपनी ने 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बना के आरओसी को फाइल नहीं करी, तब क्या होगा? तो लॉ बोला अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट तो कंपनी, तो लॉ बोला वेयर देयर इज अ डिफॉल्ट, ये लिखना नहीं है, वेयर देयर इज अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, वेयर देयर इज अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, कॉमा कंपनी, कॉमा its promoters and directors, 3 लोगों का गला काटा जाएगा, and its directors shall be liable for a fine, फाइन लगेगा, ज्यादा फाइन नहीं है, shall be liable for a fine, A point, shall be liable for
shall be liable for a fine of rupees 1,000 per day during which such default continues. B point, maximum limit rupees 25 lakh, whichever is less. आई होप मेरे लिखते लिखते ही समझ में आया होगा। लॉ बोला कि मान लीजिए कंपनी ने 15 दिन के अंदर आरओसी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं करा, तो लॉ बोला अगर कंपनी ने 15 दिन के अंदर आरओसी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बना के नहीं फाइल करा तो कंपनी के ऊपर भी पेनल्टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत कम सेक्शंस ऐसे होते हैं जहां प्रमोटर पे पेनल्टी आती है, कंपनी के ऊपर भी पेनल्टी। देखो कंपनी और डायरेक्टर पे तो हर जगह, भाई डायरेक्टर तो कंपनी को संभाल रहा है, उसका गला तो काटेंगे ही, चौराहे पे लटकाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। कंपनी तो गुनेगार खुद ही है, उसको तो कैसे छोड़ दे। अब की बात किसको और फंसा लिया? प्रमोटर को। बोले बेटा तू भी आ, तेरे को भी लपेटते हैं। तो लॉ बोला कंपनी, प्रमोटर और डायरेक्टर पे पेनल्टी है। कितनी है? बोले भाई 15 दिन में रिटर्न फाइल करनी थी, 15 दिन में जितना डिले करोगे 1000 रुपए पर डे का फाइन है, तो आप फाइन ऑफ रुपीज 1000 पर डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। लेकिन लॉ ने बोला मैक्सिमम पेनल्टी 25 लाख की है, तो विच एवरेज लेस करके जो भी आएगा वो पेनल्टी लग जाएगी। या मान लो डिले हुआ 200 दिन का, तो 200 इंटू 1000, ज्यादा कोई अमाउंट हुआ नहीं, 2 लाख रुपए, 2 लाख और 25 लाख, विच एवरेज लेस 2 लाख का फाइन लग जाएगा। बोलिए आया? यस सर, यस सर। हाँ बेटा ये ना छोड़ दो डाउट पूछना, ये मैं 50 बार बोल चुका, पेनल्टी सब पे अलग अलग लगती है, बट्टी नहीं है, बट्टी नहीं है। रोटी थोड़ी ना आधी तू खा ले आधी मैं खा लेता हूँ, एक और आएगी बोले बाद में, है? फाइन सब पर हमेशा पर पर्सन है। 1000 रुपए कंपनी पे अलग, 3 प्रमोटर है तो तीनों पे 1000 रुपए और डायरेक्टर पे अलग से 1000 रुपए। समझ गए क्या? वो सारे फाइन ऐसे ही होते हैं, सारे मतलब सारे, कोई फाइन एग्रीगेट में नहीं होता बोले आप मिल बांट के खा ले, ऐसा नहीं होता। बोले 2 लोगों ने मर्डर किया, बोले 14 साल की जेल हुई है, 7 साल तू जाके 7 साल मैं जाके आता हूं। मजाक थोड़ी चल रहा है, हलवा थोड़ी बट रहा है। क्लियर है क्या? लिख के खत्म कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। खत्म कराऊंगा मैं आज ये सेक्शन, लिखते जाइए, बात मत कीजिए मेरे पास टाइम है नहीं, मेरे को चाहिए आज ये सेक्शन कंप्लीट। हाँ बिल्कुल सेम लिखना है, सेम एज अबव है, कर लीजिए जल्दी से। बचपन में नहीं करते थे क्या सेम एज अबव? भाई ये अभी भी करते होंगे हम तो। ये कौन था यस वाला? तू तो भाई इस प्लैनेट का ही नहीं है, क्या बोलूं। जल्दी से लिखो, वेट कर रहा हूं। तेरा जो मनो लिख ले बेटा, तेरा नाम लिख ले तू। अगर ये मैं आपसे बुक से पढ़ा देता ना, आपके पसीने छूट जाते, आप लर्न ही नहीं कर पाते पेपर में। लिटरली बता रहा हूं, मैंने इतनी सिंप्लीफाई करके आपको लैंग्वेज लिखा है, ये तो जाके भी रोना आएगा इस सेक्शन को लर्न करने में। अभी 2 पॉइंट और बचे हैं बस, इसके बाद 2 और हैं, फिर खत्म। ठीक है? हाँ 2 पॉइंट और हैं अभी, और उसके बाद एक सवाल कराऊंगा, फिर देखेंगे। इसको क्या पेंडिंग छोड़ नहीं सकते बीच में। हुआ? लिख लिया? नो सर, रुको। रुका ही हूं भाई बेटा, कहां जाऊंगा मैं। यस सर। चलो बढ़िया। और आप बताओ भैया, बाकी लोग लिख लिया? 4 भी क्या लिखो। वो कहां गई तपस्वी, कहां गए थे आप? लिख लिया? आज इतने सीरियस होके कैसे बैठे हो? सर नींद आ रही है, आप लोरी सुना रहे हो हैं? चलो हाँ भाई, कर लिया क्या बेटा? चलो बाकी लोग ने कर लिया? ये लिखी जा रही है नंदनी, पता नहीं क्या क्या लिख रही है। चलो लिख लो भाई।
चले आगे। चलो देखो, जो फैसिलिटी अब मेरे पास अवेलेबल है आपके पास तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 42। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 42। ये लो, ये क्या हुआ? अच्छा, ये वो वाला है क्या? और बढ़िया है तो। चलो इधर देखना। अब लॉ बोला, लॉ क्या बोला बेटा, सुनना। लॉ बोला इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ any of the provisions, in case of contravention of any of the provisions of section 42 comma, company, its promoters and directors shall be liable for, company, its promoters and directors shall be liable for, वो liable हो जाएंगे, shall be liable for, वो liable हो जाएंगे, shall be liable for, a point, shall be liable for fine, shall be liable for fine equal to money raised, money की जगह amount लिख लो, equal to amount raised by private placement, amount raised by private placement, amount raised by private placement or rupees 2 crores or rupees 2 crores, whichever is more, whichever is more। जल्दी से बेटा इसको लिखो, फिर डिस्कस करते हैं। जल्दी से इसको लिख लो, फिर इसको डिस्कस करते हैं। लिख लिया सबने? चलिए अब बेटा इधर देखना, प्लीज इधर फोकस करना। लॉ बोला, देखो ऊपर जो पनिशमेंट था वो सिर्फ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए था। अब सेक्शन 42 तो बहुत बड़ा है, सेक्शन 42 तो बहुत बड़ा है। तो अब सेक्शन 42 में अगर कंपनी ने किसी भी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन करा, तो इन्होंने बोला इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42, कंपनी के ऊपर भी, कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर भी और कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर भी पेनल्टी है। क्या पेनल्टी है? बोले जितना अमाउंट प्राइवेट प्लेसमेंट से आया उतनी पूरी पेनल्टी लग जाएगी। प्राइवेट प्लेसमेंट से 5 करोड़ रुपए आया तो ले 5 करोड़, ले बाढ़ में जा, आग लगे तुझे। 1 करोड़ आया तो ले 1 करोड़, 50 लाख आया तो ले 50 लाख, 90 लाख आया तो बोले 90 लाख, 20 करोड़ आया तो बोले 20 करोड़, 50 करोड़ आया तो बोले 50 करोड़। तो बोले फाइन इक्वल टू अमाउंट रेज्ड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, या 2 करोड़ रुपए, या 2 करोड़ रुपए, या कितने का फाइन है? 2 करोड़ रुपए। ये लास्ट ईयर तक था विच एवर इज मोर। इस साल गवर्नमेंट ने कई सारे पनिशमेंट्स को करा है रिलैक्स, और इस बार इसको रिलैक्स करके कर दिया है विच एवर इज लोअर। क्लियर है क्या बेटा? ये 2 जगह आया है ऐसा अमेंडमेंट, एक तो चार्जेस में, चार्जेस में भी ऐसे एक अमेंडमेंट है, मैं जब पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 6 है हमारे सिलेबस का वहां, और एक यहां पर, प्लीज ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इस बार का, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनल्टीज में से एक है आपके सिलेबस के। काइंडली मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं आपको बता दूंगा कौन सी पेनल्टीज इंपॉर्टेंट है। इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनल्टीज ये वाली है। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब एक आखिरी पॉइंट और बचा है। वैसे तो ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक्चुअली क्या सेक्शन में ये बात 2 बार लिखी हुई है।
अब सेक्शन में 2 बार लिखिए तो मैं क्या करूंगा? लॉ बोला सेक्शन 42 में, सेक्शन 42 का जो सबसेक्शन 2 है, अब सबसेक्शन में इतने बताता नहीं हूं लेकिन सुन लो, जो हमने लिमिट नहीं पढ़ी थी कि 1 साल में 50 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे और हायर लिमिट को करेंगे, फिर हायर लिमिट 200 थी। तो बेटा इन्होंने बोला अगर सेक्शन 42 के सबसेक्शन 2 का कॉन्ट्रावेंशन करके कंपनी कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लाती है तो उस प्राइवेट प्लेसमेंट के ऑफर को डीम्ड पब्लिक ऑफर माना जाएगा और उसके ऊपर वो सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे जो एक पब्लिक इशू के ऊपर अप्लाई होते हैं एज पर पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3। अब ये बात एक बार तो लिखी हुई है 42 के सबसेक्शन 2 में और एक बार यहां लिखी हुई है पेनल प्रोविजंस के साथ। क्लियर है क्या? तो ये भी तो एक तरीके से पेनल्टी हो गई कि अगर आपने 42(2) का कॉन्ट्रावेंशन किया तो आपके इशू को प्राइवेट प्लेसमेंट ही नहीं माना जा रहा, पब्लिक इशू माना जा रहा है और आपको पब्लिक इशू के सारे रिक्वायरमेंट से क्या करना पड़ रहा है? कंप्लाई करना पड़ रहा है। तो एक लाइन छोड़ के इसी में लिखो, इसी पॉइंट में एक लाइन छोड़ के लिखो डीम्ड पब्लिक ऑफर, एक लाइन छोड़ के इसमें लिखो डीम्ड पब्लिक ऑफर। इसमें लिखना एनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर मेड and any private placement offer made, any private placement offer made, any private placement offer made in contravention of provisions of, in contravention of provisions of, in contravention of provisions of, in contravention of provisions of Section 42 subsection 2, in contravention of provisions of Section 42 subsection 2 shall be deemed to be a public offer, shall be deemed to be a public offer, shall be deemed to be a public offer, and all the provisions of Companies Act 2013 and all the provisions of Companies Act 2013, comma Securities Contract Regulation Act 1956, Securities Contract Regulation Act 1956 and SEBI Act 1992 and SEBI Act 1992 and SEBI Act 1992 relating to public offer shall apply to it. Relating to public offer shall apply to it. मैंने क्या बोला? पढ़ना लाइन। मैंने बोला वेयर एनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इज मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42(2). अगर 42(2) का कॉन्ट्रावेंशन करके हम कोई भी क्या लेकर आए? प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेकर आए, तो बोले ऐसे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर को डीम्ड पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक ऑफर एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13 भी उस पर अप्लाई होंगे, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 भी उस पर अप्लाई होंगे और सेबी एक्ट 1992 के भी सारे प्रोविजन उस पर अप्लाई होंगे, ये मानते हुए कि वो एक पब्लिक ऑफर है। बोलिए आया? यहां पर आकर बेटा ये 14 सा सेक्शन था, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का मेरी तरफ से खत्म हुआ। क्लियर है बेटा? श्रेया ये आपकी जिम्मेदारी है, नीट एंड क्लीन प्रॉपर पूरे नोट्स का पीडीएफ बना के आज आप ग्रुप में डालेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट का। होता क्या है, मैं कई बार डिक्टेट करता हूं तो क्या है थोड़ा थोड़ा करता हूं, लेकिन यहां पे डिक्टेशन का कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया तो मैं पीडीएफ शेयर करा दूंगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। किसी भी बच्चे का कुछ छूटा हो तो काइंडली गेट इट डन। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास यू शेयर द पीडीएफ। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? बोलिए यस और नो। यस मोहित। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया है तो सिर्फ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट वाली पेनल्टी लगेगी, ये नहीं लगेगी। आपने जीसीए पढ़ा है, याद करो, अगर कोई ऑफेंस 2 सेक्शन में पनिशेबल होता है तो एक ही सेक्शन में पनिशमेंट मिलता है। याद रखिएगा कि इन केस कोई भी ऑफेंस 2 सेक्शन में कवर हो रहा होगा
तो जो उसका मेन ऑफेंस का सेक्शन होगा उसी पे पेनल्टी लगेगी, तो यू विल बी लायबल ओनली फॉर 1000 पर डे एंड नॉट अंडर दिस पॉइंट। क्लियर है? पॉइंट नंबर 12 था ना? चलो यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए बुक निकालिए, इसका एक क्वेश्चन है, इसमें बेस्ट क्वेश्चन है ये प्राइवेट प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता, और क्वेश्चन आज ही करना जरूरी है। आप पूछेंगे क्यों? रीजन इतना सा, आज प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजन हमारे माइंड में फ्रेश है, और हम सब आमिर खान है, गजनी है, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। हम कल जब तक आएंगे तो ऐसा बोलेंगे, अरे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था, फिर कॉपी में ऑडिट एविडेंस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बेटर है क्वेश्चन आज करें और खत्म करें। मैं करा रहा हूं, आपको नहीं करना है, सिर्फ देखिएगा। एक बुक देना, देखें कौन सा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं करा ही चुका हूं, मतलब 1 और 2 तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। थर्ड आप होमवर्क में कर चुके हैं, फोर्थ आप होमवर्क में कर चुके हैं। फिफ्थ में अभी करा रहा हूं आपको, फिफ्थ में अभी करा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फिफ्थ के बाद एक सिक्स्थ क्वेश्चन है, बीच में बेचारा कहीं घुस गया, वो पेज नंबर 3.28 में वो एंटर वेंटर दबना रह गया होगा। 3.28 में देखो, बीच में कहीं दिखेगा बेचारा, कॉर्नर में दिख गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लेना, मन हो तो, वरना मत करना। आज का होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सिर्फ 7 दूंगा और कुछ नहीं दूंगा होमवर्क में। आज आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7 है। 8th आपने कर ही लिया, 9th आपने कर ही लिया, और 10th के ऊपर रीड ओनली लिख लो, मन हो तो रीड कर लेना। ऐसा सेम क्वेश्चन आप कर चुके हैं अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, आपका मन हो तो कर लेना, वरना मत करना, मुझे कोई नहीं दिक्कत। 5th वाला एक मेन क्वेश्चन मेरा बचा हुआ है, जो बेटा मैं अभी करा रहा हूं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराइएगा इस चैप्टर के, टोटल 34 हैं। कोई हो क्वेरी तो कल पूछ लेना, और नहीं हो तो मत पूछना। एक आधे का आंसर गलत है पीछे, वो जब आप करके आओगे तो बता दूंगा, बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। ठीक है, चले, चलो देखो बेटा, सवाल पढ़ो। सवाल के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, सवाल के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, और बहुत सारे प्रोविजंस लगेंगे। ऐसे नहीं करा रहा मैं क्वेश्चन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। पढ़िएगा, छोटी छोटी 50 तरह की बातें हैं सवाल के अंदर, छोटी छोटी। कोई भी एक बात अगर आप पेपर में नहीं लिख के आएंगे, यू विल डेफिनेटली लूज मार्क्स। 7 नंबर का सवाल आया था, मे 19 अटेम्प्ट में अटेम्प्ट हुआ नहीं था, मतलब उसमें थोड़ा महीने आगे पीछे थे, तो उस अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, 19 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। PQR Bakers Limited, PQR Bakers Limited wants to raise funds for its upcoming project. वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए फंड लेना चाहती है। Accordingly, it has issued प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर्स। इसने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर्स इशू किए हैं फॉर इशूइंग इक्विटी शेयर्स टू 55%। ठीक है, 55 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 200 तक अलाउड होता है। ऑफ विच, पर ये 200 की लिमिट एग्रीगेट है, बोलना मैं। ऑफ विच 4 आर QIB, तो इनको तो काउंट ही क्यों कर रहे हो? तो 55 माइनस 4, 51% को ही अलॉट हुए, एंड रिमेनिंग आर इंडिविजुअल्स। बहुत बढ़िया। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर दिस ऑफर। क्या कर रहे हैं यार ये, क्यों परेशान कर रहे हैं बच्चों को? तो पहले तो भैया हमारे क्या बोल रहे हैं कि 55 लोगों को किया है, जिसमें 4 QIB है। जितने पॉइंट हाईलाइट करूंगा, ऑल विल बी हाईलाइटेड फ्रॉम डिफरेंट कलर्स एंड ऑल विल बी कैरिंग अ डिफरेंट प्रोविजन। अब देखना कितने कलर यूज होने हैं सवाल में, आप मत करने बैठ जाना। नहीं, करो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इतने कलर होने चाहिए आपके पास। तो आगे देखा, आगे बोल रहा है, आप देखो क्या बोल रहा है। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर दिस ऑफर लेटर। ये दूसरी प्रॉब्लम आ गई सवाल। एक वो पीली है कि हरी है? कंपनी इशूड अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर टू, ये तीसरी प्रॉब्लम आ गई। 155 लोगों को दे दिया, माइंडेड 51 लोगों को पहले दे चुके हो।
एग्रीगेट की लिमिट होती है 155 प्लस 51, 206, अनदर 55% इन देयर इंडिविजुअल नेम फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा, अब एक और इशू आएगा, ये क्वेश्चन नहीं बनाया इन्होंने, इशू बनाया है। बीइंग अ पब्लिक कंपनी, बीइंग अ पब्लिक कंपनी, is it possible for PQR Limited to issue securities under private placement offer? By doing so, whether the company is in compliance with the provisions relating to private placement, whether company is in compliance with the provisions relating to private placement, or should these offers be treated as, should these offers be treated as public offers? What if, पागल हो गए क्या, खत्म ही नहीं कर रहे? What if the offer for debenture is given after allotment of equity shares but within the same financial year? देख रहे हो, इतने इशू हैं सवाल में। हाँ हाँ, हैप्पी होली, यस, सो मेनी कलर्स। चलो कल खेलेंगे अपन, होली खेलेंगे कल, मैं फटे हुए कपड़े पहन के आऊंगा। चलो हाँ भाई इधर, हाँ तू पहन के ही मत आइयो। चलो इधर देखना, तो क्या बोल रहा हूं, देखो बेटा अब सवाल को डिस्कस करते हैं, इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम। इधर देखना प्लीज, किड्स शोर नहीं, तपस्वी इधर देखो बेटा, इधर आओ फटाफट। हाँ भाई नीचे देख रहे, अभी भी सोनी नहीं रही। चलो बेटा इधर देख लो, कर लेना हाईलाइट एक बार, सब लोग फोकस कर लो। ओए बेवकूफ, वो करे जा रहा है हाईलाइट, रंग भरे जा रहा है, क्रेयॉन से नहीं खिलाएगा मम्मी पापा ने बचपन में। इधर देखो, फिजा देख लो बेटा। अब बेटा इसमें पहला इशू येलो वाला समझो, येलो वाले इशू में मैं बताता जा रहा हूं टू द पॉइंट क्या बातें लिखनी है, देन यू विल रीड द आंसर ऑन योर ओन। क्या आप कहोगे तो मैं रीड करा दूंगा। पहला येलो वाला इशू ये है कि बोले 55% को इशू हो रहा है जिसमें QIB है। तो यहां पर आप पहली चीज ये लिख कर आओगे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को जब हम नंबर ऑफ पर्संस काउंट करते हैं उसमें काउंट नहीं करते, इसलिए इफेक्टिवली यहां पे जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर हुआ है वो 51% को हुआ है। एक पॉइंट ये। दूसरा जो ग्रीन कलर वाला है उसके लिए लिखोगे कि क्योंकि प्रीवियस ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ है और प्रीवियस ऑफर को कंप्लीट करे बिना कंपनी इशू ऑफ क्या ला रही है, डिबेंचर्स ला रही है, तो वो इशू वैलिड ही नहीं है। अभी पढ़ाया मैंने, नो फ्रेश ऑफर फॉर सिक्योरिटीज कैन बी मेड अनलेस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इज कंप्लीटेड इन प्रीवियस ऑफर और प्रीवियस ऑफर इज अबेंडन्ड और सरेंडर्ड। तो आप बोलोगे देयरफॉर इन दिस केस सिंस ऑफर ऑफ equity shares to 55% is pending, the offer of debentures to 155% is not valid। दूसरे पार्ट का आंसर। तीसरा देखो पर्पल वाला पार्ट, बीइंग अ पब्लिक कंपनी, इसमें आप लिखोगे प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनी भी ला सकती है, प्राइवेट कंपनी भी। याद करो इस चैप्टर का पहला सेक्शन ही हमने 23 पढ़ा था, 23 में हमने पढ़ा था पब्लिक कंपनी है तो वो भी पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू ला सकती है। और प्राइवेट कंपनी है तो उसके पास तो बेचारी के पास ऑप्शन ही प्राइवेट प्लेसमेंट का है। बच्चे को उल्लू बना रहा है, देख नाम में तो प्राइवेट प्लेसमेंट है, बता पब्लिक कंपनी करेगी क्या, बोले क्यों नहीं करेगी, बारात में आयो। तो आप लिखोगे सेक्शन 42 अप्लाइज टू ऑल कंपनीज वेदर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। देयरफॉर इवन दो PQR Baker Limited इज अ पब्लिक कंपनी, इट कैन इशू सिक्योरिटीज अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। 3 इशू आंसर हो गए। चौथा, वेदर कंपनी इज इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट। Yes, company is in compliance with the provisions relating to private placement where equity shares are issued to 55%. But company is not in compliance with the provisions of private placement where debentures are issued to 155%. क्योंकि डिबेंचर का इशू बिना प्राइवेट प्लेसमेंट के आया। फिफ्थ पॉइंट, शुड दीज ऑफर्स बी ट्रीटेड एज पब्लिक ऑफर्स। क्या इनको डीम पब्लिक ऑफर मानेंगे? तो बेटा डीम पब्लिक ऑफर तब मानते हैं जब 200 से ज्यादा लोगों को इश्यू हो जाए। तो बोले या फिर सेक्शन 42 का कॉन्ट्रावेंशन है तो भी डीम पब्लिक ऑफर हो जाता है। तो 200 से ऊपर तो नहीं जा रहा इसमें,
नहीं जा रहा, अभी प्रूव करूंगा। 200 से ऊपर तो नहीं जा रहा, लेकिन Yes, sir. Fifth class of 42 security अलग है. बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। पर वो पार्ट में वो जो लास्ट वाला पिंक है अजीब सा, उसमें आंसर करने वाला हूं। ये रानी पिंक है, तो रानी पिंक में आंसर करेंगे। अब भी मैं बोल रहा हूं 55% वाला तो डीम पब्लिक ऑफर नहीं है, लेकिन 155 वाला हो सकता है क्योंकि 42 का कॉन्ट्रवेंशन हुआ है। और लास्ट, व्हाट इफ द ऑफर फॉर डिवेंचर इज गिवन आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, देन इट इज वैलिड। इक्विटी शेयर अलॉट होने के बाद करते तो इशू कंप्लीट हो जाता, फिर करते तो वैलिड हो जाता, और बोले 200 की लिमिट भी एक्सीड नहीं होती, क्योंकि 51 में पहले को दिया, 51 चार तो वैसे काउंट नहीं होंगे, और 155 में दूसरे को दिया। लेकिन पहले केस में जो इशू दिया, पहले केस में जो इशू दिया वो इक्विटी शेयर्स को था, और दूसरे केस में डिबेंचर्स को था। और मैंने कल ही बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज को एग्रीगेट नहीं करते। याद आया? पूरा पढ़ाया, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। क्लियर है क्या? नाउ रीड द आंसर। सर एक बार 4 पॉइंट बता दें। फोर्थ नहीं, कलर बोला, ऐसे फोर्थ क्या पता चले हमको? कौन सा कलर बताऊं, बोलो। ब्राउन 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 वाला। इस कंपनी इन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट, बोले यस कंप्लायंस में है। जब आपने 55% को इशू किया था इक्विटी शेयर, लेकिन 155% को जब इशू किया तब कंप्लायंस में नहीं हो, क्योंकि आपने प्रीवियस इशू के कंप्लीट हुए बिना ही शेयर्स इशू कर दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए थे। ठीक है, चलिए यस सर। बेटा नाउ रीड द कंप्लीट आंसर। जितना मैंने बताया बेटा, मेरा शक्ल मत देखो, पढ़ो आंसर को। वहां से क्यों पढ़ रहे हो? वहां पे 4 लाइनें लिखा है, अपने से पढ़िए, जल्दी से बुक से आंसर पढ़िए। ये आज की हमारी पूरी मेहनत है, अगर ये क्वेश्चन हमने ठीक से समझ लिया तो। Excuse me, sir. बेटा पहले आंसर पढ़ लो, उसके बाद आंसर करूंगा। मैं वेट आप ही का कर रहा हूं, मेरे को कोई काम नहीं है यहां पे। पहले पूरा प्रोविजन एक साथ एक्सप्लेन होगा, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस आएंगे, और लास्ट में जितने कंक्लूजन लिखने हैं सब एक साथ लिख देंगे। आंसर पढ़ लीजिए, फिर कोई डाउट होगा तो मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो इसको कंक्लूजन में क्या लिखोगे, मैं सिस्टमेटिकली एक बार बता देता हूं, सुन लेना, फिर आप एक बार यहां बुक में जो कंक्लूजन लिखा वो भी रीड कर लेना चाहो तो। मेन जो कंक्लूजन है क्वेश्चन में 1, 2 और 3, इन 3 बातों का लिखना है। तो तीनों का कंक्लूजन अलग लिखोगे, बोले कंक्लूजन ऑफ पॉइंट 1, कंक्लूजन ऑफ पॉइंट 2 और कंक्लूजन ऑफ पॉइंट 3। इस वाले पॉइंट का कंक्लूजन ये लिखोगे कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42 are applicable to both public companies and private companies. Therefore, बस इतना सा, provisions of section 42 are applicable to both public and private companies. Therefore, private placement offer by PQR Bakers Limited is valid. ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट लिखोगे, अब दूसरे पार्ट में इक्विटी शेयर्स का आंसर अलग होगा, डिबेंचर्स का अलग। वो पूछ रहा है क्या कंप्लायंस हुआ है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का, तो आप बोलोगे वेयर 55% लेस 4%, 41% are issued equity shares. It is a 51% are issued private placement shares. It is a valid offer and it is in compliance with the provisions of section 42. फिर लिखोगे, however, since debenture offer is made before completion of private placement offer of equity shares, it is not a valid offer. It is not in compliance with the provisions of section 42. It will be deemed to be a public offer. क्योंकि 42 का compliance नहीं है,
42(2) जो हमने बोला वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी कवर होता है, तो इट विल बी डीम टू बी अ पब्लिक ऑफर। ये डिबेंचर्स के लिए हो गया। फिर लास्ट पार्ट का आंसर करोगे कि बोले वेयर डिबेंचर्स आर इशूड आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, देन बोथ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स and allotment of debenture will become a valid offer and it will be treated as private placement offers। ये आपका प्रॉपर कंक्लूजन है इस क्वेश्चन का। आया क्या समझ में? अब आप रीड करो, अभी भी रुका हूं मैं। अब जब आप एंड में बोलोगे हाँ सर हमें 100% हो गया, तब मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, फिर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट, सब कंप्लीट। कल से वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, कल से वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। सारे बच्चे एक बार आंसर पढ़ के ओके करें, मैं आप ही का वेट कर रहा हूं, मेरे को और कोई काम नहीं है यहाँ पे। आई एम वेटिंग जस्ट फॉर यू पीपल। यस सर। सबने पढ़ लिया? बोलो Yes, बेटा। sir. ठीक है। अब बेटा ऑनलाइन में पहले एक जना क्वेरी पूछा था, बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था कि डीम प्रॉस्पेक्टस सेल्फ प्रॉस्पेक्टस हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, मेरे को लगा इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी पूछेंगे। हाँ बेटा, इधर भी कोई कुछ पूछ रहा था, यश पूछ रहा था शायद। हर टाइप के अलग होती है, बिल्कुल। ये लिखा है मैंने कल, मेरे हिसाब से मैंने लिखाया होगा, लिखाया यहां तक क्लियर है बेटा? अब बताइए, लगा आया प्राइवेट प्लेसमेंट अच्छे से? क्वेश्चन करने से ही कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी आती है, वरना नहीं आती है कभी भी। और ये बहुत अच्छा इशू है, इसीलिए इसको हमने सोचो आधी क्लास कल इसमें लगी। आधी क्लास तो मैं कॉपीज वगैरह कल देख रहा था तो शायद उसमें रह गई थी, आधी क्लास कल पूरी लगी, और आज तो खैर हमें बहुत ही टाइम लगा इसको करने में। बड़ा सेक्शन है बेटा, नहीं कर सकता था मैं उसके बिना। डन है? अब मुझे ये क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिखा हुआ चाहिए पूरा, और मैं कल चेक करूंगा, नहीं करके आओ तो मत आना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, फिर मैं डांटूंगा, आपको अच्छा लगेगा नहीं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए करना चाहता है वो करके आ जाना, बाकी छोड़ देना, ठीक है? चलिए, कल मिलते हैं बेटा। एंड कल एक फेस्टिवल भी है, तो मैं डांटना किसी को चाहता नहीं हूं, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे मस्त, ओके, और आगे बढ़ेंगे। अब क्या पढ़ाऊंगा, टाइम नहीं है। कल मैं क्या करूंगा, लॉ सिर्फ 40-45 मिनट्स पढ़ाऊंगा, और कल ऑडिट ज्यादा पढ़ा दूंगा, ठीक है? हाँ सर, मैं तो खेलूंगा नहीं, आप खेल लेना जो खेलना है।